जय हिंद दोस्तों मैं आज एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने बताऊंगा, हेल्थ और हाइजीन, जिसके बारे में एनसीसी बी सर्टिफिकेट से 13 क्वेश्चन आता है, तो 26 नंबर का है, जिसमें हेल्थ और हाइजीन क्या है, हेल्थ हाइजीन कितने प्रकार के होते हैं, कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज का प्रभाव क्या होता है, बिच्छू के डंक से क्या होता है, सारी चीज़ें जोड़ूंगा। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद कैडेट्स, आज मैं एक शानदार चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, हेल्थ और हाइजीन, जिसमें बी सर्टिफिकेट में 13 नंबर का तेरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 26 नंबर का होगा। आइए सीधे आपको जोड़ता हूँ हेल्थ और हाइजीन पे। तो ये आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीसी बी में जो आएगा वो आपका होगा 13 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 13 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होता है, 13 × 2 = 26 नंबर का ये एनसीसी बी सर्टिफिकेट में पूछा जाएगा, जो कि मार्च के लास्ट हफ्ते में आपका ये एग्जाम ड्यू है। तो आप इससे जुड़े रहिए, हम आपको बाकी जानकारी आपको हम देते हैं। आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। आइए इस पर हम आपको सीधे जोड़ते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन है इसका कि स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे शरीर और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे शरीर के लिए और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, स्वच्छता हमें बीमारियों से बचाती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। स्वच्छता हमको बीमारियों से बचाती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है, और एक अच्छी जीवन शैली में हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होगा और ये तीसरा पॉइंट हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप हाथ धोना है, ये रोज दिनचर्या में हमको इसको शामिल करना है, क्योंकि हम अच्छे से हाथ नहीं धुलेंगे तो हमारे हाथ और नाखून से निश्चित रूप से हमारे पेट में बहुत सारे ऐसे कीटाणु जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम फल फ्रूट्स खाते हैं, खेल रहे हैं, इनको भी विशेष रूप से हमको ध्यान देना है, इसको धुलना, क्योंकि केमिकलाइज इसमें होता है, उस केमिकल को भी हमको धुलने की जरूरत होती है। यहाँ पे आप बास्केट देखिए, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अगर दौड़ रहे हैं, ये एक सिंबल आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। और नेक्स्ट आपको हम अगर बात करें कि ये तो आपकी भूमिका हो गई कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये हमारे आपकी एजुकेशन जब भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण कल्याण की स्थिति है। अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। वो है नंबर एक शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, नंबर 2 हो गया मानसिक स्वास्थ्य, जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। एक तो हो गया फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा हो गया मेंटल मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा हो गया आपका सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको हम सोशल हेल्थ के रूप में लेते हैं। आइए, यहाँ पे फिजिकल की बात हम यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर हम मेंटल की बात कर लिए, और हम सोशल सामाजिक की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये सामाजिक तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य लाइफ में बहुत जरूरी होता है, और अगर लाइफ में स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि पहला धन निरोगी काया और दूसरा धन थोड़ी सी माया, सुख, यानी सुखों का वर्णन अगर किया गया तो पहला सुख निरोगी काया, निरोगी माने जिसका शरीर, जिसका जो है दिमाग निरोग हो, वही सबसे बड़ा धन माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको हम पहले रूप में यहाँ पर हमने जोड़ रखा था कि कौन सा है, तो ये हमारा पहला हो गया शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात यहाँ पर करें तो आप ये यहाँ पर देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान है।
हमारा शरीर स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। इसे बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमको संतुलित आहार लेने होते हैं। संतुलित आहार का मतलब जिसमें दूध, दही, मट्ठा, पनीर, अंकुरित अनाजें, ठीक है, सोयाबीन, फल हो गए, और जो है फायदेमंद सब्जियां हो गई, इसको संतुलित आहार कहते हैं। फिर नियमित व्यायाम, जैसे हेल्दी अगर हम खाएंगे, चीजों को अच्छी तरीके से खाएंगे, सारी चीजों को मिक्स करके खाएंगे, उसके बाद हम फिजिकल करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे। तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, हमको सोना भी है खूब अच्छी तरीके से। हमारे फिजिकल में कहते हैं, हम अपने डिफेंस अकेडमी में बच्चों को बताते भी हैं कि हार्ड वर्क, फुल रेस्ट, हैवी डाइट्स, अच्छा खाना खाना है, खूब नींद लेकर के सोना है और हार्ड वर्क करना, 3 फार्मूला, वही जो है फिजिकल में आदमी कामयाब होता है। और व्यक्तिगत, अब हम बात करेंगे यहाँ व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, ठीक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार को अंग्रेजी में। फिर बोलेंगे नियमित रेगुलर एक्सरसाइज बोलते हैं, फिर बोलते हैं एडिक्यूट स्लीप बोलते हैं, पर्याप्त नींद, और फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन की बात यहाँ पर हम करेंगे। और चित्र में आपने यहाँ पर देखा है कि योगा, एक्सरसाइज और हरी फल फूल सब्जियां खेलना, और ये व्यक्तिगत स्वच्छता भी हमारी बात यहाँ पर हुई। आगे आइए हम बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल, अभी हमने शारीरिक की बात की, अब यहाँ हम लोग मेंटल की बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन की शांति की भावना को स्थिरता से जोड़ता है। इसे बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए और तनाव प्रबंध करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बहुत अधिक तनाव में व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। घर वाले गुस्सा कर दिए, उससे तनाव आता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से करना, जो मन करता वही करना चाहता है, उसमें टोका टुकड़ी हो जाती है तो भी लोग तनाव में आ जाते हैं। तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्ट्रेस से हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना, सकारात्मक सोच रहना, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि आप अभी 14 साल के हैं, 15 साल के, 18 साल के नहीं, आप स्कूटी लेके भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल, पिताजी का नहीं चलाना है, तो आपको तो गुस्सा लग गया, नहीं चलाना, आप तनाव में आ गए। लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं कोई रीजन है कि आपको 18 साल के पहले नहीं चलाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि आप अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तो इसके लिए सोचिए, हमारे पिता है, हमारे बेटर के लिए हमको कर रहे हैं। गलत नहीं सोचना है कि हमको स्कूटी देना नहीं चाहते, मोटरसाइकिल देना नहीं चाहते, वरन ये आप सोचिए कि पिताजी हमारे हमको किसी एक्सीडेंट या हम अभी कम उम्र के हैं, गलत कार्यों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे सामाजिक संबंध, हेल्दी सोशल कनेक्शन बोलते हैं। सामाजिक संबंध, जो आपके आसपास के लोग हों या आपके जो दोस्त हों, आपके रिश्तेदार, वो अच्छे प्रवृत्ति के हों, जो अच्छी बातें करते हो, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। संबंध, योग और ध्यान की बात हम यहाँ पर करेंगे। योगा हमको क्या करता है ना, स्वस्थ भी रखता है और हमारे मानसिक स्वस्थता को सबसे अधिक वो लाभ, मानसिक स्वस्थता को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। अगली हम जब बात करेंगे तो है सामाजिक स्वास्थ्यता की, सोशल हेल्थ की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सोशल हेल्थ में आप देखिए कि सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना और समाज में स्वच्छता पर ध्यान रखना। दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना और समाज में स्वच्छता पर ध्यान देना, ये तो एक पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट, सामाजिक व्यवहार, गुड सोशल बिहेवियर होना चाहिए, गुड सोशल बिहेवियर होना चाहिए। सार्वजनिक स्वच्छता, पब्लिक हाइजीन, सार्वजनिक स्वच्छता भी होनी चाहिए। सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेना है, पार्टिसिपेट इन द क्लीननेस ड्राइव, यानी जो तमाम सरकारें या और भी लोग सार्वजनिक स्वच्छता का कार्यक्रम चलाते हैं, उस पर हमको भाग लेना चाहिए। वो चाहे झाड़ू लगाने को, चाहे पॉलीथीन के अंगेस्ट की बात हुई कि पॉलीथीन हमको नहीं यूज करना है, और इस तरीके का जितने भी हों उसमें हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्वच्छता क्या है, व्हाट इज हाइजीन, स्वच्छता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। स्वच्छता का अर्थ है शरीर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। शरीर, सबसे पहले शरीर कहते हैं खुद से कोई चीज शुरू करना होता, सबसे पहले शरीर और आसपास के वातावरण को हम साफ रखेंगे। स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, एक होता पर्सनल
हाइजीन और दूसरा होता है पर्यावरणीय हाइजीन, जिसको एनवायरमेंटल हाइजीन हम कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता की। यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता की। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हम अगर बात करें तो ये जीवन शैली, देखिए यह स्वच्छता हमें बीमारियों से बचाती है। जो स्वच्छता है वो हमको बीमारियों से बचाती है और हमारी जीवन शैली को अच्छा करने में मदद प्रदान करती है। इसमें शामिल क्या क्या चीजें हैं? नियमित स्नान, यानी रोज हमको स्नान करना है। देखिए डॉक्टर बताते हैं, लोग कहते हैं कि आज बुखार है मत नहाइए, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कपड़े से खूब उसके शरीर को पोंछिए, स्नान करा लीजिए। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि पहले पर्सनल आप उसको जो है करिए। फिर हाथ धोने की आदत, आपको हाथ धोने की आदत डालनी है। नाश्ता करना, खाना खाना या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो हाथ धुलिए और हाथ को 5-10 प्रकार से जो दिया गया उस हिसाब से धुलने की जरूरत होती है। दांतों और बालों की सफाई, दांतों और बालों की सफाई को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। पता लगता खाना खा करके आप सो गए। आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद ब्रश करने की जरूरत है अपेक्षाकृत सुबह उठने के। जो आप सुबह ब्रश करते हो तो खाना खाने के बाद करिए, रात में आप खाना खाने के बाद ब्रश करिए। तो आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। तो दांतों और बालों की सफाई, ओरल हेयर एंड हाइजीन की बात यहाँ पर करनी चाहिए। अब उसके बाद आता है बात जो यहाँ पर है कि नियमित स्नान हो गया, हाथ धोने की आदत हो गई, 3 दांतों और बालों की सफाई हो गई, चौथा हो गया साफ कपड़े पहनना, वियरिंग क्लीन क्लॉथ। वियरिंग, आपको साफ कपड़े पहनने हैं, गंदे नहीं पहनने हैं, उससे स्मेल आ रहे होंगे, उस पर और चीजें फंगस जमी हुई है या धूल मिट्टी जमी हुई तो आपको एलर्जी का कारण आपके बन सकती है। इसलिए साफ कपड़ों को पहनने की जरूरत होती है। अब आता है पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल हाइजीन की बात हम करते हैं। ठीक है, यहाँ हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बाद पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी कुछ शुद्ध जल और वायु, क्लीन वाटर, हमको जो है जल को एकदम साफ करना है और जो है वायु को भी साफ करना, खुले में शौच नहीं करना है। देखिए अभी गवर्नमेंट ने भी, प्रधानमंत्री हर घर शौचालय वाली सुविधा में सबको शौचालय दिया है। 12,000 15,000 जो भी रुपए वो दे रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करता है उतने नहीं, उसमें 2-4-6 हजार डाल करके आप बना सकते हैं। तो उससे एक शौचालय आप बना लीजिए और शौचालय का प्रयोग करने की कोशिश करिए। पेड़ पौधे लगाना, प्लांटेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अवॉइड ओपन डिफेकेशन नहीं करना है, आपको खुले में शौच नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करें बीमारियों से बचाव। बीमारी से हम कैसे बचेंगे? बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का पालन करें, उस बीमारियों से हम बचेंगे। प्रमुख बीमारी जिससे बचा जा सकता है, प्रमुख बीमारी कौन कौन से हैं? वो है संक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक रोग, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये हमारी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज मानी जाती है। ठीक है, तो ये डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ और टाइफाइड, यहाँ पर आपको हमने दे दिया। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीज, मधुमेह और हृदय रोग बहुत अधिक। आपको बताऊं कि भारत में हर 7वां-8वां व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता चला जा रहा है, हार्ट अटैक से पीड़ित होता चला जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम बेकार। हम 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 6 बजे सो के उठ रहे हैं, हम ना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना अपने शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो मधुमेह में जाकर के हो रहा है। तो इसको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बोलते हैं। अगर पूछेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज कौन से हैं, क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में, तो आप लिखेंगे क्या कि बोल देंगे डायबिटीज एंड हार्ट पेशेंट, हार्ट रोग। ठीक है, अगला है टीकाकरण और सफाई से इनसे बचा जा सकता है। इनको आप अवेयरनेस रहें, जागरूक रहें और टीकाकरण समय से करते रहें तो शायद इन सारी चीजों से आपको कर दिया जाएगा, आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हम अगर बात करें यहाँ पर कि स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, तो स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है और उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा पर पोस्टर लगाए जाते हैं, सेमिनार कराए जाते हैं, तमाम स्वस्थ रहने की आदतें सिखाई जाती है। अपने एनसीसी में भी तमाम प्रकार के पोस्टर्स मेकिंग कार्यक्रम होने, वॉल राइटिंग कार्यक्रम होने रहते हैं। उसके पीछे ही कारण है कि वो जागरूकता फैलाई जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, चोट या आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देना जीवन बचाने में मदद करता। हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को घायल अवस्था या बीमारी में
त्वरित इलाज देना, त्वरित आवश्यक इलाज देना प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। जैसे कोई गिर गया, उसको बहुत तेज ब्लड बन रहा, तो ब्लड को आपको क्या करेंगे, किसी कपड़े वगैरह से दबाएंगे, दबा करके तब तक आप एम्बुलेंस बुला रहे होंगे, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। लेकिन तुरंत आपको क्या करना है कि त्वरित इलाज देना, अर्थात कोई व्यक्ति या रोगी अगर किसी इस तरीके से परिस्थिति में है, जो चोटिल है या बीमार है, तो आप तुरंत पहुंच करके उसको प्राथमिक इलाज दीजिए और अगला डॉक्टर से आप जो है कंसल्ट करके उनको बुलाने का प्रयास करें। अगर हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट एड बॉक्स में, कभी कभी पूछते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स में देखिए आपका बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे आपकी कुछ दवाएं होती हैं, कुछ दवाएं जैसे दर्द निवारक हो गया, दर्द निवारक, ठीक है, लोशन हो गया जो आपको कटे, डिटॉल वगैरह हुआ जो आपको कटे लगाना, बैंडेज हो गया, बैंडेज आपके हो गए, ठीक है, कॉटन हो गया, कॉटन मस्ट है, आपकी पट्टी हो गई, पट्टी आपका ये भी मस्ट है, पट्टी डेली है, कैंची आपका हो गया, कैंची हो गया। और इस तरीके से आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीजें होती हैं जिनको आप रोगी का मदद कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। आइए हम बात करते हैं कि सांप काटने पर, स्नेक बाइट में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। स्नेक बाइट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनसीसी में भी, और हमको दैनिक जीवन में भी जानने की जरूरत है कि स्नेक बाइट क्या है। जैसे क्या करना, अगर किसी को सांप काटता है तो क्या करना है। सबसे पहले पीड़ित को शांत और स्थिर रखें ताकि जहर का फैलाव धीमा हो। उसको शांत रखिए, स्थिर रखिए ताकि उसके जहर का जो फैलाव है वो धीमा होता रहे। तो पीड़ित को शांत और रखना है ताकि जहर का फैलाव धीमे हो। काटे गए स्थान को हृदय के स्तर से नीचे रखें, अर्थात जो कटे स्थान को हृदय यानी नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे रखना है। जहर निकालने में किसी प्रकार की चीरा या चूसने की कोशिश ना करें, ना कि उसमें चीरा लगाएं, ना कोशिश। अक्सर पिक्चर में या फिल्मों में दिखाते हैं कि सांप काट लिया, कुछ काट लिया, तो हीरो आया और उसने जो है उसको थोड़ा सा कट लगाया और खून चूस करके थूक रहा है। जहर तो जीभ पे देखिए, आप कोई चीज लीजिए तो सबसे पहले सेंसिटिविटी जीभ होती है ना, वही तो बताती है। जीभ पे अगर जहर रख देंगे तो आप कैसे जिंदा रहेंगे। तो आप इसलिए जो है कुछ चीरा नहीं लगाना और चूसने इत्यादि का काम नहीं करना है। काटे गए स्थान को साबुन और पानी से धीरे धीरे आपको साफ करने की जरूरत है। सांप के रंग और आकार को याद रखने की कोशिश करें ताकि डॉक्टर सही उपचार दे सके। क्यों? क्योंकि जो स्नेक इंजेक्शन लगते हैं वो एंटी स्नेक इंजेक्शन होते हैं। जब आप सही अगर पहचान कर लिए हैं तो उसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवा देता है। तुरंत नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर जाएं, झाड़ फूक पर विश्वास ना करें। क्या नहीं करना है आपको, कहा जहर निकालने काटे गए स्थान को काटे चूसे नहीं, प्रभावित स्थान पे कोई टाइट पट्टी न बांधे, नहीं तो शून्यता की अवस्था में आएगा। पीड़ित को दौड़ने या हिलने डुलने ना दे, ठीक है, पीड़ित को न दौड़ने दे ना हिलने डुलने दे। घरेलू उपचारों जैसे हल्दी, मिट्टी या जड़ी बूटियों का प्रयोग ना करें। आपको सांप काटने में कोई ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। शराब या कैफीन वाले पदार्थ ना दे, इससे संचार और तेज हो सकता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन शराब वगैरह से, कैफीन वगैरह से बढ़ता है। तो आपको क्या करना और क्या नहीं करना है स्नेक बाइट से। आइए आपको हम करते हैं कि बिच्छू के डंक मारने पर क्या हमको करने हैं और क्या नहीं करने हैं। आइए देखिए, बिच्छू के डंक मारने पे हम क्या करें और क्या ना करें। देखिए करना क्या, बिच्छू के डंक के स्थान पर साबुन से या किसी ऐसी चीज से धो लें। दूसरा, प्रभावित हिस्से पर बर्फ या ठंडी चीज रखें ताकि दर्द और सूजन कम हो सके, क्योंकि बिच्छू के डंक से सूजन भी आ जाता है तो बर्फ धीरे धीरे उस सूजन को कम करता है। पीड़ित को स्थिर रखें और ज्यादा हिलने डुलने ना दें। यदि डंक जहरीले बिच्छू के हो तो डॉक्टर के तुरंत संपर्क कर ले। यदि पीड़ित को सांस लेने में कोई कठिनाई हो तुरंत अस्पताल ले जाए और डॉक्टर से संपर्क कर ले। क्या नहीं करना, डंक वाली जगह को काटे चूसने की कोशिश न करिए। गर्म पट्टी या सिकाई ना करें जिससे जहर फैलाव हो सकता है। घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें और आप तुरंत जो है डॉक्टर के संपर्क में जाएं और किसी भी तरह का कोई मादक पदार्थ शराब दूध ना करें। ये आपको एडवाइजरी यहाँ पर हमारे बिच्छू काटने के पे। कुत्ते काटने पर स्नेक बाइट में क्या करना है। कुत्ते काटने पर जो हमको करना है
वो ऑलरेडी हम आपको ये बताएंगे। कुत्ते काटने पर डार्क बाइट, ये सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में डार्क बाइट है, ठीक है। तो डार्क बाइट जो है वो आए दिन देखिए लोग परेशान रहते हैं, कुत्ता काट लेता है, आए दिन पेपर के उसमें देखते हैं कि आज बहराइच के बच्चियों को जो है कुत्ते ने नोच के काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दुनिया भर का तमाम समाचार आते रहते। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ देखिए कि काटे गए स्थान को तुरंत साबुन और पानी से कम 10 से 15 मिनट तक धोना है। कितने मिनट तक धोना है? 10 से 15 मिनट तक आपको काटे गए स्थान से क्या करना है? धोना है, ठीक है। काटे गए स्थान पे आपको क्या करना है? धोना है अच्छी तरीके से। किससे धोना है? साबुन से धोना है। तो आपको अच्छे से साबुन से धोना है। हल्के गर्म पानी और एंटीसेप्टिक से साफ करें, हल्का गुनगुना पानी ले एंटीसेप्टिक साफ करें। यदि गहरा घाव हो या खून ज्यादा बह रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क कर लीजिए। कुत्ता पालतू है हमारा, इसका तुरंत पता लगाए और डॉक्टर को सही जगह पर बताए। यदि कुत्ता अनजान है या पागल लग रहा है तो तुरंत रेबीज का टीका आपको लगवाने की जरूरत है। क्या नहीं करना है? घाव को गंदे कपड़े से न बांधे, नहीं संक्रमण हो जाएगा। घाव पर हल्दी या मिट्टी आज लगाने से बचिए। काटे गए कुत्ते को खुद पकड़ने की कोशिश न करें। पुलिस या पशु नियंत्रण कक्ष को आप सूचित करें। अगर कुत्ता रेबीज से संक्रमित है तो आप इसके इलाज में देरी ना करें। ये आपको कुत्ता के काटने पर रेबीज से इफेक्टेड आपको करना है। पशुओं और जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे पशुओं और जल से फैलने वाले रोग हमारे कौन कौन से हैं। तो पशु जनित रोग, जल जनित रोग। देखिए यहाँ पशु जनित रोग लिखा गया, यहाँ जल जनित रोग लिखा गया। पशु जनित रोग कौन है? कुत्ते के और बिल्ली और बंदर। कुत्ता, बिल्ली और बंदर भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। कुत्ता, बिल्ली और बंदर, तीन चीज के काटने से लगभग रेबीज आपके होते हैं। सियार भी आप कह सकते हैं, जिसको जकाल बोलते हैं। सियार भी आप कह सकते हैं, जकाल सियार भी हो गया। सियार को रेबीज कहते हैं, ये आपको ध्यान देने की। ब्रुसलोसिस, ब्रुसलोसिस आपके गाय और बकरी की वजह से होता है, ब्रुसलोसिस हो गया। ये है लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस ये भी आपके जो है चूहे और कुत्ते के बच्चों से हो जाता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स आपके गाय और भेड़ से हो जाता है। प्लेग आपका चूहा से फैलता है। ये तो पशु से आपके हो गए। तो कौन सा? रेबीज, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इन सब सारी चीजों से। ब्रुसलोसिस गाय और बकरे से होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस आपका लेप्टोस्पाइरोसिस आपका जो है चूहा और कुत्ते से हो गया। और एंथ्रेसिस आपके गाय भेड़ से हो गया। प्लेग आपका चूहा से हो गया। जल जनित रोग कौन से हैं? जल जनित रोग आपके हैजा, जिसको हम कोलेरा बोलते हैं, क्लोरेरा आपको टाइफाइड हो गया। पहला हो गया क्लोरेरा, हैजा, टाइफाइड। आपको टाइफाइड जिसको आंत्र बुखार भी बोलते हैं, अक्सर लोग टाइफाइड कहते हैं। तीसरा हो गया पेचिस, पेचिस जिसको डिसेंटरी पेचिस बोलते हैं। फिर हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है, पीलिया रोग भी। फिर पोलियो, पोलियो भी आपका जो है जल से फैलने से होता है। इतने रोग आपके जल जनित रोग हैं और इतने आपके पशु जनित रोग हैं। ये आपको ध्यान देना होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये टॉपिक हमारा आकर के समाप्त होता है। तो कैडेट्स, आपको जल्द ही मैं इस पे आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।